हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर हमें फुल मार्क्स दे। देखिए स्टूडेंट, आप बहुत तेज हैं, आप पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज हैं, लेकिन अगर आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं मालूम होगा तो आपके नंबर कम हो जाएंगे और आपके परसेंटेज भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में हम कॉपी कैसे लिखें ताकि हम 100 में 95 प्लस लेकर आए। और अगर आप इस तरह से कॉपी लिखेंगे जैसा मैं अभी बताऊंगा तो आप यकीन मानिए कि आप 100 में 95 प्लस आसानी से लाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे जो 12th वाले स्टूडेंट है वो पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको अभी ये पता ही नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में हम क्या करते हैं, कॉपी को भरते कैसे। देखिए ऐसे कुछ कॉपी आपका आएगा, पहला पेज ऐसा ही रहेगा इंटरमीडिएट का, ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा है इंटरमीडिएट परीक्षा। तो जितने भी इंटरमीडिएट वाले छात्र हैं बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। अगर आप कॉपी लिखने में गलती करेंगे, क्योंकि आप पहली बार कॉपी लिख रहे हैं, अगर आपने कॉपी लिखने में गलती की तो आपका परसेंटेज कम हो जाएगा। आप कितने भी तेज हो, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छे से हुई हो, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप ध्यान से समझिए इस वीडियो को। कैसे आपको यहां पर रोल नंबर, देखिए यहां पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में कैसे भरना है, शब्दों में कैसे भरना है, ठीक है, सब्जेक्ट्स कैसे भरना है, पेपर कोड कैसे भरना है, परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि, केंद्र का नाम, इन सबको कैसे फिल करना है अपनी कॉपी में, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये एक डेमो है, देखिए मैं डेमो देख रहा हूं, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही कॉपी आएगा आपके पास और आपको ये सब लिखना होगा। ठीक है, तो पहले तो मैं ये सब भरना आपको बताऊंगा, उसके बाद में देखिए मैंने मॉडल पेपर ले रखा है, पूरा मॉडल पेपर हिंदी का, इसका मैं अभी कॉपी लिखना भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड में कॉपी कैसे लिखना है। तो अगर आपको समझना है, आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, एक भी सेकंड मिस नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले देखिए कॉपी आएगा जब आपके पास तो कुछ इस तरह से पहला पेज होगा जिसमें आपका रोल नंबर आपको भरना होगा। इसमें नाम नहीं फिल करते हम, देखिए 12th की कॉपी हो 10th की कॉपी हो, नाम हम इसमें फिल नहीं करते, हमें रोल नंबर फिल करना होता है। और अगर आपने रोल नंबर में गलती की तो समझ लीजिए आपकी कॉपी फिर बेकार हो सकती है। ठीक है, क्योंकि रोल नंबर ही इसमें मेन होता है। जैसे देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, सबसे पहले आपको अपना जो रोल नंबर है वो अंकों में लिखना है। अब मैं एक डेमो के लिए ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया 21, ठीक है, 5461215, ठीक है, ये मैंने ले लिया अपना रोल नंबर, एक डेमो मैंने लिया है, किसी का रोल नंबर नहीं है, ये मैंने एक डेमो के रूप में लिया। तो ऐसे सबसे पहले आपको अंकों में अपना रोल नंबर डालना होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में डालना है। अब शब्दों में डालना है, कैसे डालेंगे, ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, पहले इसको गिनिए, इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो देखिए ये 21 करोड़ 54,61,215 लिखा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अपने जो आपका कक्ष निरीक्षक होगा, यानी कि जो आपके उसमें जो जिसकी गार्डें लगी होगी, जो टीचर होगा, उससे भी आप पूछ सकते हैं कैसे इसको हम भरेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम, शब्दों में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 21, थोड़ा छोटा छोटा हमें लिखना है, देखिए, और आप स्पष्ट अक्षरों में लिखिएगा क्योंकि रोल नंबर ही इसमें मेन होता है। रोल नंबर में अगर आपने गलती कर दी तो कॉपी आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, 21 करोड़ 54 लाख, देखिए हमें यहां पर एडजस्ट करना है। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, 54 लाख। ठीक है, फिर लिखेंगे 61,000। ठीक है, 61,200। ठीक है, 61,200। ठीक है, 215। देखिए आप और भी सुंदर सुंदर अक्षरों में एकदम स्पष्ट आपको लिखना है। देखिए 12th वाले ध्यान दें, ऐसे ही सेम आपको भरना होगा, सिर्फ आपका जो रूल नंबर है वो आपको यहां डालना होगा। यहां पर मैंने किसी भी रूल नंबर को ले लिया है, लेकिन आपको अपना ही रूल नंबर यहां पर फिल करना है। ठीक है, अब देखिए हमारा रोल नंबर हो चुका है। ठीक है, हमने अंकों में भी लिख दिया, शब्दों में भी लिख दिया, 21 करोड़ 54,61,215। ठीक है, ये हमारा शब्दों में हो गया। अब यहां पर तीसरा हेडिंग रहेगा विषय। विषय क्या है आपका, जैसे हम यहां पर डाल देते हैं हिंदी। अब आपका हिंदी है, जैसे 12th वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका साहित्यिक हिंदी है वो साहित्यिक हिंदी डालेंगे, जिनका सामान्य हिंदी है वो सामान्य हिंदी डालेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए 10th वाला कोई बच्चा है तो वो हिंदी केवल डालेगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सामान्य हिंदी, सामान्य
हिंदी। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए सामान्य हिंदी दे रहा हूं तो मैंने सामान्य हिंदी यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र देखिए, प्रश्न पत्र में आप क्या लिखेंगे, केवल प्रश्न पत्र, क्योंकि देखिए ये एक प्रश्न पत्र है तो केवल प्रश्न पत्र हम लिख देंगे, क्योंकि पहले जो था 2018-19 में वो 2 प्रश्न पत्र होते थे हिंदी के, खंड का अलग, खंड का अलग। ठीक है, लेकिन अब एक में कर दिया गया तो केवल प्रश्न पत्र हम लिख देंगे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है, देखिए यहां पर लिखा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी कि आपको यहां पर पेपर कोड अपना डालना है। अब आप क्या करेंगे, देखिए पेपर कोड आपका इसमें, जैसे ये हमारा इंग्लिश का पेपर है तो इसमें ये पेपर कोड देखिए ये पड़ा हुआ है। ठीक है, 360 यानी कि 316 RE, ऐसे ही आपको सेम पेपर कोड डालना है। अब यहां पर मैं डेमो के लिए बता रहा हूं, जैसे मैंने वहां पर सामान्य हिंदी लिखा है, आप कहेंगे सर इंग्लिश का क्यों डालना है। देखिए मैं बता रहा हूं कि आपको यही ऐसे ही पेपर कोड रहेगा, इसको यहां पर डालना होगा। तो यहां पर मैं डाल देता हूं, देखिए 316, ठीक है, RE। ठीक है, ये आपका पेपर कोड हो गया। तो पेपर कोड डालना कैसे ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको डालना है ताकि पेपर आपका पता चल सके एग्जामिनर को कि हाँ इसी पेपर कोड को आपने किया था। ठीक है, अब देखिए परीक्षा का दिन अगर डालना हो तो मान लीजिए हम सोमवार को दे रहे हैं इसको, मंगलवार, सोमवार, जिस भी दिन आप दे रहे हैं उसको यहां पर डाल देना है। ठीक है, मैं सोमवार को दे रहा हूं तो सोमवार डाल देंगे। अब देखिए परीक्षा की तिथि या पाली अगर हमें डालना है तो देखिए मान लीजिए हमारा 16 को हिंदी है तो 16 तारीख लिखेंगे, फरवरी में दूसरा महीना लिखेंगे और 2023 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। जिस भी दिन आप दे रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर, उसको यहां पर डाल देना है। केंद्र का नाम देखिए, आपका सेंटर कहीं जाएगा, जैसे आप जिस स्कूल में, मान लीजिए उस स्कूल में ना रहे अस्थाई, तो सेंटर अलग जाएगा, तो वहां पर आपको सेंटर का नाम डालना है। जिनका अस्थाई रहेगा वो अपना डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर डेमो के लिए डाल दिया सरस्वती इंटर कॉलेज। ठीक है, सरस्वती इंटर कॉलेज। जैसे मान लीजिए ये हमारा है, हमारा सेंटर यहां गया तो मैंने यहां पर डाल दिया। ठीक है, तो जो जहां आपका सेंटर जाएगा वही आपको डालना है। बाकी नीचे की चीजें जो है, परीक्षा कक्ष संख्या, ये सब आपको जो एग्जामिनर होगा, कक्ष निरीक्षक होगा, वो इसको डालेगा। आप भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो हस्ताक्षर होगा, कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम, वो स्पष्ट हस्ताक्षर ये वही करेगा जो आपके रूम में कक्ष निरीक्षक होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है फिल अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी। अब इधर वाला सेक्शन आपको कुछ नहीं करना, इधर जो रहेगा वो सब क्या है, प्राप्तांक, जो आपका प्राप्तांक होगा, जितने नंबर आप पाएंगे वो सब जब कॉपी चेक होगी तब इधर लिखा जाएगा। आपको सिर्फ अपना रोल नंबर डालना है और अंकों में, शब्दों में, फिर विषय डालना है, प्रश्न पत्र, और यहां पर पेपर कोड डालना है, फिर परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि और केंद्र का नाम आपको डालना है। तो ये तो था कि हम कॉपी कैसे भरें। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पेज है उसमें हम कॉपी कैसे भरें। अब चलिए देखते हैं हम कॉपी लिखे कैसे बोर्ड एग्जाम में, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉपी लिखना। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं कॉपी लिखना। लेकिन कॉपी लिखने से पहले आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ना है ध्यान से, क्योंकि आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना है। हिंदी का ये पेपर मैंने लिया है। आप लोग पेपर पे मत जाइए, आपको लिखना कैसे इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि पेपर में क्या रखा है आपको लिखना, मैं बता रहा हूं, लिखना समझिए। पूर्णांक 100 का रहेगा। देखिए आपका जो पेपर है वो 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड का और खंड खा। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग होगा वो खंड का ही होगा। ठीक है, फिर हमारा प्रश्न नंबर 1 है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसको हम लिखेंगे क्योंकि आपको कॉपी में प्रश्न तो उतारना नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंगे एक स्केल। देखिए मैंने स्केल ले लिया और ऐसे साइड में हम लाइन, 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे सीधे सीधा। ठीक है, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में भी ड्रॉ करना है। देखिए 2 लाइन थोड़ा सीधा सीधा आप कीजिएगा। अगर कोई गलती होती है हमसे तो आप लोग गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है, अब इसको आपने ड्रॉ कर दिया। अब आप लोग एक काम कीजिए, सबसे ऊपर जो सबसे पहला हेडिंग होगा वो क्या होगा, मैंने बताया वो रहेगा खंड का। ठीक है, खूब अक्षर, सुंदर अक्षरों में हम लिख देंगे खंड का। ठीक है, क्योंकि हम खंड का को पहले कर रहे हैं सॉल्व, खंड का हमने लिख दिया। ठीक है, फिर यहां पर हम अंडरलाइन कर देंगे, यहां पर ऐसे खूब सुंदर से। ठीक है, आपको एकदम स्पष्टता के साथ सब कुछ करना है। ये देखिए अंडरलाइन हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि खंड का तो हमने डाल दिया हेडिंग। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, क्योंकि प्रश्न नंबर 1 का पहले हम आंसर लिखेंगे। इसमें काखा गाघा अंगा करके 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे, फिर उसमें काखा गाघा करके सही आंसर इसका लिख देंगे। ठीक है, तो पहले डाल देते हैं हम प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या
एक। ठीक है, देखिए थोड़ा और प्यारे प्यारे आपको सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। मैं जैसा लिख रहा हूं उस पर मत जाइए, क्योंकि मेरी राइटिंग अगर मान लीजिए अच्छी ना हो तो आपकी तो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपको तो अच्छा लिखना है, क्योंकि आपको बोर्ड में इससे अच्छी क्वालिटी की कॉपी मिलेगी आपको, ये टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। अब देखिए इसमें का खा गा घा अंगा करके 5 को, जैसे का है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। अब आपको इसका सही आंसर पता होगा तो आप कर लेंगे। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संपूर्णानंद। तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे खा है लल्लू लाल की रचना है। ये लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर। ऐसे ठीक नहीं करना है, ये तो मैं बता रहा हूं, अभी इसको मैं लिखूंगा कॉपी में। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर हम लिख देंगे। अब देखिए का कौन सा सही है? का सेकंड वाला ऑप्शन सही है, संपूर्णानंद। ठीक है, तो ऐसे हम हेडिंग डालेंगे। देखिए कैसे डालेंगे, यहां पर हम डालेंगे इधर साइड में। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कॉपी लंबी है। ठीक है, तो का फर्स्ट का जो हमारा का है, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, देखिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट है, तो ऐसे सेकंड कर देंगे। ठीक है, अब क्या राइट है? देखिए क्या है आंसर, तो है संपूर्णानंद। संपूर्णानंद। ठीक है, ऐसे लिख देंगे प्यारे प्यारे अक्षरों में। यानी कि जो आपका का वाला क्वेश्चन था, देखिए शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक संपूर्णानंद जी हैं, तो इसका का सेकंड सही है संपूर्णानंद। ऐसे खा में सेकंड सही है प्रेम सागर, गा में फोर्थ सही है यशपाल। तो ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब देखिए यहां पर खा लिखेंगे। खा में कौन सा सही है? खा में हमारा सेकंड सही है, इसमें भी हमारा सेकंड सही है, जो कि है प्रेम सागर। ठीक है, प्रेम सागर। ठीक है, अब ऐसे हम गा पर आते हैं। गा में कौन सा सही है? ऐसे गा लिखेंगे यहां पर। गा में कौन सा सही है? गा में हमारा चौथा सही है यशपाल, पर्दा कहानी के लेखक। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे यशपाल। ठीक है, ऐसे हम घा पर आते हैं। घा में कौन सा सही है? तो घा पर आएंगे तो घा में हमारा सही है, देखिए फर्स्ट सही है इसमें विष्णु प्रभाकर। देखिए मैं दिखा नहीं रहा हूं आपको। ठीक है, जो सही है उसको मैं कर रहा हूं। ठीक है, विष्णु प्रभाकर, क्योंकि का खा गा घा अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब यहां पर अंगा हेडिंग डालेंगे। ठीक है, ऐसे अंगा का सही है फोर्थ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने फर्स्ट का खा गा घा अंगा 5 क्वेश्चन थे 5 नंबर के, हमने इसको लिख दिया। 5 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमें का दूसरा सही है तो संपूर्णानंद। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं उतारना है आपको, डायरेक्टली ऐसे लिखते चला जाना है, का खा गा घा अंगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 हमारा हो गया। प्रश्नोत्तर संख्या 2 में आते हैं। इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है पहले, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कामायनी किस युग की रचना है? तो इसका होगा छायावादी युग, ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऐसे खा है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? तो वो है हमारे अग्रदास जी। ठीक है, ऐसे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943, मैंने पहले भी बताया। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? वो है कामायनी, क्योंकि ये छायावादी युग की है। ठीक है, अंगा नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं? तो मामा। तो इसमें भी प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालना है। 5 क्वेश्चन आएंगे काखा गगा अंगा करके, उसका भी सही आंसर हमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आप दूसरे पेज में आएंगे, देखिए यहां पर मैं तो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग पेपर मिलने से पहले ही लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, पेपर आप पढ़िएगा। यानी कि जब तक आप पेपर नहीं मिल जाता, आप लाइन ड्रॉ पहले ही करके रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम प्रश्नोत्तर संख्या 2 जा रहे हैं देखने, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे प्यारा सा, प्रश्नोत्तर संख्या। थोड़ा और सुंदर लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना प्यारा आप लिखेंगे उतने प्यार से नंबर आपको एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, अब यहां पर हम अंडरलाइन पहले करेंगे। देखिए ऐसे लाएंगे और इसको ऐसे करके अंडरलाइन हम कर देंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छे से सीधा सीधा लाइन आपको करना है। अब इसमें भी काखा गाघा अंगा करके क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, देखिए ऐसे का लिखेंगे। सबसे पहले का ऐसे लिखा हमने। अब का कौन सा सही है भैया बताइए? का मैंने बताया था आपको दूसरा सही है। देखिए का दूसरा सही है, कामायनी जो है छायावादी युग की रचना है, तो दूसरा लिख देंगे ऐसे। ठीक है, का जो है सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अब वो ऑप्शन कौन सा है? छायावादी युग।
छायावादी युग। ठीक है, ऐसे देखिए खा हेडिंग डालेंगे क्योंकि का के बाद खा आएगा, तो खा का कौन सा सही है, देखिए खा का हमारा कौन सा सही है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी युग का है, अग्रदास जी, तो फर्स्ट सही है। गा का सेकंड सही है, तो ऐसे हम लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, खा का हमारा फर्स्ट सही है, क्या है, अग्रदास, अग्रदास। ठीक है, ऐसे देखिए गा का कौन सा सही है, गा, गा का हमारा सही है दूसरा सही है। ठीक है, दूसरा सही है, जो कि है 1943 ईस्वी, तो यहां पर लिख देंगे 1943 ईस्वी। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सही है। ऐसे देखिए घा वाला हमारा कौन सा सही होगा, घा, तो घा वाले में हमारा सही है चौथा सही है। ठीक है, चौथा सही है, कौन सा है ये, कामायनी। थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, मैं तेजी के साथ बढ़ रहा हूं क्योंकि हम लोगों को तेजी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, हम लोगों को इसमें 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना है ना, ऐसा नहीं कि आप बहुत सुंदर सुंदर लिखते चले जाएं और बाद में आधा छूट जाए। देखिए ध्यान से लिखिएगा, अपना एक स्पीड बना रखिएगा जिस स्पीड से आप लिखते हैं। ठीक है, तो अंगा का हमारा सही है चौथा। ठीक है, मामा, अंगा का चौथा सही है मामा। देखिए आपको तो नहीं दिखाई दे रहा, मैं देख रहा हूं कौन सा सही है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर दूसरे क्वेश्चन का भी काका गगा अंगा हमने कर दिया है। तो 10 नंबर हमारा क्लियर हो गया, 5 नंबर इसका, 5 नंबर उसका, बहुविकल्पी प्रश्न क्लियर। ठीक है, लिखना समझ में आ गया, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखिएगा। अब प्रश्नोत्तर नंबर 3 आता है, इसमें क्या रहता है, गद्यांश रहता है। ठीक है, गद्यांश कैसे सॉल्व करें आपको पता होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये दे दिया जाएगा और ये गद्यांश है। ठीक है, हिंदी गद्य से लिया गया है और इसके नीचे 5 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, चौथा है पृथ्वी की देह को किसने सजाया, पांचवा है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, मान लीजिए वो वाला गद्यांश नहीं पता तो अथवा लगा है, ये गद्यांश अशोक के फूल से लिया गया है, इसके भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर, यानी कि 2 आपको दिए जाएंगे, आपको एक ही करना होगा। तो हम पहला ही कर देते हैं, चलिए, क्योंकि पहला हमारे धरती माता के से रिलेटेड। देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है, 10 नंबर। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 यहां पर पहले हम डालेंगे, फिर एक एक करके हम सबका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या हम डाल देते हैं और लिखते हैं। अब देखिए यहां पर हेडिंग डालेंगे हम प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 हमारा है तो 3 डाल देंगे यहां पर। देखिए आपको कॉपी लिखते समय कोई भी गलती नहीं करनी है, समझ लीजिए, और बिल्कुल भी काट पीट नहीं करना है। स्टार्टिंग के जो 2-3 पेज हैं उसमें वही क्वेश्चन आपको लिखना है जो आपको पता है। देखिए जो ध्यान से जो आपको पता है वही लिखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन को पहले लिखें दूसरे को दूसरे पर लिखें, कोई जरूरी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। जिस जो क्वेश्चन आपको आता है पहले आप उसको भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 को ही पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका था क्या था, देखिए पहले तो हम इस गद्यांश को हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हमने पहचान लिया कि ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जब भी आप किसी गद्यांश को सॉल्व करें तो एक काम कीजिए, आप लोग इसका फर्स्ट वर्ड दो है धरती माता, ठीक है, और जो लास्ट वर्ड है आवश्यक, इसको डॉट डॉट करके लिख दें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि यही आपने गद्यांश किया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो हमें करना क्या है, देखिए क्योंकि 2 गद्यांश रहेंगे, एक करना होगा क्वेश्चन, तो हमें उतारना नहीं है। ठीक है, तो इसका एक वर्ड, इसका लास्ट वर्ड हम ऐसे लिख देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, धरती माता, धरती माता। ठीक है, फिर डॉट डॉट ऐसे ऐसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमने डॉट डॉट कर दिया। और जो लास्ट वर्ड है इसका आवश्यक है, आवश्यक है, इससे एग्जामिनर को यह पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने इस वाले गद्यांश को किया है। ठीक है, अब यहां पर एक हेडिंग डालेंगे, पहला हेडिंग, क्योंकि संदर्भ आपको लिखना है तो यहां पर ऐसे करेंगे और लिख देंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे, संदर्भ। अब संदर्भ हमने हेडिंग डाला, अब यहां पर स्केल का यूज करेंगे। देखिए हर काम आपको स्केल से करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे, वो हाथ से ही ऐसे लाइंस कर देंगे। ठीक है, नहीं, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा, थोड़ा अटपटा लगेगा। ठीक है, तो संदर्भ में हम क्या लिखेंगे, इसका संदर्भ लिखेंगे कि ये जो गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर आपको
मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसका निबंध कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत थोड़ा अच्छे से लिखिएगा ताकि एक में ना हो। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, अब देखिए कौन सा भाग है। देखिए ये एक गद्य भाग है क्योंकि हिंदी गद्य का ये गद्यांश रहता है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे गद्य भाग। ठीक है, अब में संकलित। ठीक है, एवं देखिए अब ये गद्य भाग में संकलित है, एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता, थोड़ा सा हम अच्छे से लिखेंगे, डीपली लिखेंगे। ठीक है, के अध्येता। अब लिखेंगे हम लेखक का नाम। देखिए भारतीय संस्कृति के अध्येता हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तो ऐसे लिख देंगे डॉक्टर वासुदेव शरण। थोड़ा हम ब्लैक से लिखेंगे क्योंकि लेखक का नाम, पाठ का नाम ये बिल्कुल से ब्लैक में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, अग्रवाल, समझ में आया। देखिए आपको कॉपी थोड़ा और अच्छे वाला मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, द्वारा लिखित। ठीक है, द्वारा लिखित। अब लिखेंगे पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, ये हमने लिख दिया राष्ट्र का स्वरूप। शीर्षक निबंध से अवतरित है, ठीक है। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे, ऐसे आपको लिखना है क्योंकि संदर्भ में हम पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखते हैं। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। बस ये हमारा हो गया। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है, ये सबसे नीचे वाला क्वेश्चन, और 2 नंबर हमें मिल भी चुका है। ऐसे लिखेंगे 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, यानी कि जो हमारी धरती माँ है ये वसुंधरा क्यों कहलाती है। अब इसका आंसर लिखेंगे तो कहां मिलेगा इसका आंसर, देखिए यहीं पर मिल जाएगा हमें। देखिए धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, तो यही हमें आंसर में लिख देंगे। मैंने लिख रखा है, देखिए धरती माता की, थोड़ा लिख रखा है ताकि आसानी रहे। देखिए धरती माता की, धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती माता की कोख में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां भरी हुई है। इस सबका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, सिर्फ आपको संदर्भ अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका अगर आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होगा तभी लिख पाएंगे। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा हेडिंग क्या होगा, कुछ मैंने लिख रखा है, आपको तरीका मैंने बता दिया है। ठीक है, तरीका पता है तो आप लिख लेंगे। तीसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये 6वां नंबर है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसको कैसे करेंगे, यानी कि क्या पूछा जा रहा है। देखिए ये जो आपका गद्यांश दिया गया है इसमें देखिए धरती माता की कोख में, यहां तक जो है लाइन, यहां तक इसके नीचे अंडरलाइन है, यानी कि रेखांकित अंश है ये। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। ठीक है, तो इतने के नीचे अंडरलाइन है, यानी कि इतने का आपको अपनी भाषा में व्याख्या करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख रखा है। देखिए विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी है। वसुंधरा का मतलब वसुओं यानी कि रत्नों को धारण करने वाली भी है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आंसर लिख रखा था ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा जल्दी हमारा हो जाए। ठीक है, अब देखिए 3 क्वेश्चन का हमने दे दिया, 6 नंबर कंप्लीट। अब आता है नेक्स्ट, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। इसका आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा, मैं एक बार दिखा देता हूं फिर मैं लिख देता हूं। ठीक है, देखिए पृथ्वी की देह को लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को, पृथ्वी को पीस पीस कर रगड़ित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। ठीक है, ऐसे हमारा 5वां क्वेश्चन भी है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु क्या करना चाहिए। तो हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है।
तो ऐसे पांचों क्वेश्चन का आंसर देंगे 10 नंबर आपको मिलेगा। दो क्वेश्चन का आंसर और हम देख लेते हैं। पहला है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो चलिए लिखते हैं इसको। तो देखिए इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पृथ्वी को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों ने सजाया। ठीक है, ऐसे पांचवा था भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, तो भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें इन सबकी जांच पड़ताल करना चाहिए। ठीक है, तो ये पांचों क्वेश्चन का आंसर हमने लिख दिया। कैसे लिखना मैंने बता भी दिया, तो इस तरह लिखेंगे 10 नंबर आपका ये भी पक्का हो जाएगा। अब इससे हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमने एक का लिख दिया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक ही करना है। ऐसे चौथा क्वेश्चन है पद्यांश, ये भी 10 नंबर का रहेगा, उसी तरह रहेगा। इसमें हिंदी पद का एक पद्यांश दे दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो फिर देखिए, दुर्बलता का चिन्ह ही विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही पुत्र स्वयं भी खूं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं तो सुन लो, पाओ यदि उसमें सारा उसे सब चुन लो। ठीक है, तो ये आपका कैकेयी का अनुताप जो चैप्टर है उससे लिया गया है। इसमें भी हमारा 2 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, 2 पद्यांश रहेगा। अभी भी और है यहाँ पर, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन है 10 नंबर। अब एक और अथवा लगा है और ये भी दिया गया है, इसको देखिए, क्योंकि एक ही हमें करना होगा तो हम इसमें दूसरा वाला करेंगे। ठीक है, देखिए, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। जो थोड़ी सी श्रमिक हुआ हो, ले गोद ले श्रांति खोना। होठों की हो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृष्ण क्लना खेत में जो दिखावे। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। धीरे धीरे परस करना उसकी क्लांतियों को मिटाना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे रहेगा। इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4 5। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर। इसको भी वैसे ही लिखना जैसे हमने उसको लिखा था। ठीक है, और चलिए लिखकर हम देखते हैं कि आखिर लिखना कैसे। ठीक है, तो यहां पर हम डालेंगे ये प्रश्नोत्तर संख्या क्या है। देखिए, ये प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। एक ही करना, आप चाहे जिसको कीजिए, मैं इसको करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारा ये भी क्वेश्चन हो चुका है। अब यहां पर हेडिंग डालेंगे हम थोड़ा सा गैप करके, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर 2 लाइन आप गैप कर सकते हैं तो और बेटर रहेगा। ठीक है, संख्या 4। देखिए, ये प्रश्नोत्तर संख्या 4 है, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 4 है। तो ऐसे हमने हेडिंग डाल दिया, खूब सुंदर सा। ठीक है, अब यहां पर हम इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ये देखिए अंडरलाइन, कितना प्यारा अंडरलाइन किया मैंने ना। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, आप जो सॉल्व कर रहे हैं उसको लिखना है थोड़ा सा। मैं किसको सॉल्व करूंगा, मैंने आपको बता दिया है कि मैं पवन दूतिका चैप्टर के इस वाले को सॉल्व करूंगा। ये पवन दूतिका से लिया गया है, इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय अयोध्या के कवि। ठीक है, देखिए, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। तो यहां पहले हम लज्जाशील लिखेंगे, लास्ट में है भूतांगना को, इसको डॉट डॉट करके लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए हाँ आपने यही पद्यांश किया है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे लज्जाशील, लज्जाशील। ठीक है, फिर डॉट 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 करके हम लिख देंगे यहां पर भूतांगना को, भूतांगना को। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना कि ये किस पाठ से लिया गया। तो उसी तरह ये भी है भैया, इसमें हम फर्स्ट वाला हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट यहां पर डालेंगे संदर्भ। फर्स्ट हेडिंग हमारा क्या रहेगा, संदर्भ रहेगा। और नीचे हम करेंगे अंडरलाइन। ठीक है, नीचे क्या करेंगे हम, यहां पर हम कर देंगे अंडरलाइन। ये देखिए हमने कर दिया, प्यारा सा हेडिंग डाल के। ब्लैक ब्लू सब यूज करना है, फालतू के पेन्स मत यूज कीजिएगा, कलरफुल। ठीक है, तो यहां पर अब हम लिखेंगे क्या, देखिए इसको पहले समझते हैं। अब देखिए यहां पर पहले इसको थोड़ा समझ लीजिएगा कि क्या है। देखिए, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। राधा जी पवन से कहती हैं, पवन से, ठीक है, वायु से, कि अगर कहीं लज्जाशील पथिक महिला तुम्हें दिखाई देती है, लाजवंती महिला, ठीक है, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को। तो आप इतने तेजी के, इतने बेग से मत बहना कि उसके अस्त्र वस्त्र जो है वो अस्त व्यस्त हो जाए। जो थोड़ी सी श्रमिक वाह हो, ले गोद श्रांति खोना। होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। अगर वो थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसको अपने बाहों में ले लेना और उसको अब
उनकी जो ओठों की म्लानताएं हैं, उनके जो कमल सदृश होठ हैं, उनकी म्लानताएं, उनकी थकावट को मिटा देना, उनकी मुरझाई हुई होठों को मिटा देना। ठीक है, मतलब एकदम नहीं मिटा देना, मतलब मुरझाई हुई होठों को प्रफुल्लित कर देना। कोई क्लांता कृषक ललाना खेत में जो दिखाए, कोई अगर कृषक ललाना किसान की स्त्री अगर खेत में दिखाई देती है, जाता कोई जलद यदि हो तो व्योम में उसे ला, अगर कोई बादल जा रहा है तो उसे उसके ऊपर लाकर छाया द्वारा सुखित कर देना, उसे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियां मिटाना, यानी कि धीरे धीरे उसकी थकावट को मिटा देना, छाया द्वारा सुखित करना। तप्त भूतांगना को तो बादल को लेकर आना उसके पास और उसके ऊपर छाया कर देना, अगर धूप है तो छाया कर देना और उसकी थकावट को मिटा देना। ठीक है, तो सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ हेडिंग हमने पहले ही डाल रखा, तो लिखेंगे यहां पर, देखिए प्रस्तुत पद्यांश। देखिए थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, आपकी राइटिंग बेटर होनी चाहिए। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि, ठीक है। अब महाकवि कौन है भैया? महाकवि हमारे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, उपाध्याय हरिओद, ठीक है, हरिओद इनका नाम है। जो हमारे कवि हैं इस चैप्टर के, उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है। द्वारा रचित, ठीक है। अब इसका देखिए, इनका एक प्रिय प्रवास है, एक महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उसी से ये पवन दूतिका लिया गया है। तो प्रिय प्रवास हमने लिख दिया यहाँ पर, द्वारा रचित प्रिय प्रवास, ठीक है। से हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के पद्य भाग, देखिए पद्य भाग है ये, क्योंकि ये पद्यांश है, हिंदी पद्य से है, ठीक है। तो पद्य भाग लिख देंगे, ठीक है। पद्य भाग में संकलित, ठीक है। अब देखिए इनका जो चैप्टर का नाम है हमारे हिंदी में 12th में, वो है पवन दूतिका। तो यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखेंगे पवन दूतिका। जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक कर दीजिए, आपका जो नंबर है वो व्हाइट हो जाएगा, मतलब अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि साफ हो जाएगा सब। पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है, यहां पर लिख देंगे काव्यांश से अवतरित है, ठीक है। तो ये आपका हो गया संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। 2 नंबर क्लियर हो गया। ऐसे लिख देंगे संदर्भ, 2 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता, लिख कर ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको लेखक और कवि का नाम लिखना है, कवि और पाठ का नाम लिखना होगा। 2 नंबर हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने इसका जो है पद्यांश का संदर्भ लिख दिया। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या की, यानी कि आपको जो ये 2 लाइनें हैं, जो थोड़ी सी श्रमिक वाहन हो, ले गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, ठीक है। तो इसका आपको अपने भाषा में इसका मीनिंग लिखना है, अर्थ लिखना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आपको ऐसे 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं साथ लिखता तो बहुत ज्यादा समय लगता, आपको भी पता है कि आपका टाइम कितना ज्यादा मूल्यवान है, ठीक है। तो ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको तो बोर्ड एग्जाम में लिखना ही होगा, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने बेग से ना बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए और उसका शरीर उघड़ जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई पड़े तो उसे गोद में लेकर उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि थकान के कारण उसके सूखे होंठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको इसका रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है। अब आप लोग कहेंगे सर 2 ही लाइन का ये टोटल था, कितने लाइन का? सिर्फ 2 लाइन में आपका ये दिया गया था। देखिए, जो थोड़ी सी श्रमिक वाहो ले गोद श्रांति होना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानता मेरा। तो इसको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा अपने शब्दों में, कोई जरूरी नहीं है जो मैंने बताया सेम वैसे लिखें, थोड़ा चेंज करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर होगा, 4 नंबर क्लियर। एक और है, देखिए, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहती है? तो मैंने अभी बता दिया क्या कहती है वो। तीसरा देखिए,
राधा रज्जा शिल्पतिक महिला के विषय में कहती हैं कि अगर कहीं वह दिखाई दे तो उसे वस्त्रहीन मत करना और उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को मिटा देना। बस तीसरा क्वेश्चन भी हमारा आंसर हो गया, 6 नंबर क्लियर। अब इसको देखिए, होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। देखिए होठों की और कमल मुख में, देखिए यहां पर क्या किया जा रहा है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। तो यहाँ पर चौथा हेडिंग ऐसे डालेंगे 4, ठीक है 4 नंबर डालेंगे और यहाँ पर लिख देंगे रूपक अलंकार, लिख देंगे डायरेक्टली, हमारा आंसर सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, ये हमारा ऐसे लिख देंगे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर एक और 5वां क्वेश्चन है, उसको भी देख लेंगे क्योंकि 10 नंबर क्लियर करना है तो 5वां भी लिखना होगा। देखिए 5वां क्या है, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो जलद का अर्थ बादल होता है, कृषक ललना का अर्थ किसान की स्त्री होता है। तो यहां पर लिख देंगे हम जलद का अर्थ, जलद का अर्थ बादल। ठीक है, जलद का अर्थ होता है बादल, बादल ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तथा कृषक ललना का अर्थ किसान की स्त्री, कृषक ललना। ठीक है, किसान की स्त्री, किसान की स्त्री है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो जलद का अर्थ है वो बादल है, कृषक ललना का अर्थ किसान की स्त्री है। बस हो गया, ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है, तो हमने पद्यांश को भी सॉल्व कर लिया, 10 नंबर ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना लिखिए। ये 5वां प्रश्न है, तो इसमें भी प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालकर हम जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आसानी से लिख देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया है, मतलब लाइन साइड में रहेगा ही। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालेंगे। क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, ध्यान से डालिएगा प्रश्नोत्तर संख्या। अब प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिखेंगे। ठीक है, और बढ़िया सा ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। देखिए अब मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, अब इसके आगे आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको कॉपी लिखना है, कुछ करना नहीं है, प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 5 में हमारा साहित्यिक परिचय शब्द सीमा 80। पहले लेखक का रहेगा, आपके पास 3 लेखक रहेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। कोई फिक्स नहीं है, यही 3 रहेंगे। देखिए बता रहा हूं कि ऐसे 3 रहेंगे, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाएं लिखनी है। फिर उसके बाद में लेखक का रहेगा प्रश्नोत्तर नंबर 5 का। देखिए 5 का खा ऐसे डालेंगे, जब हमें ये वाला लिखना होगा कवि का, तो हम कैसे डालेंगे हेडिंग, देखिए ऐसे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा इसे डालेंगे। ठीक है, और नीचे अंडरलाइन कर देंगे, यानी कि जब हमें कवि का लिखना होगा, क्योंकि देखिए इसमें का खा है तो उसमें हम का डालेंगे, 5 का लिख देंगे यहां पर। ठीक है, क्योंकि का है पहले जीवन परिचय में, तो यहां पर का लिखेंगे। समझ में आया। अब यहां पर जिसका हमें लिखना, जैसे हमें लिखना है मान लीजिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो यहां पर ऐसे हेडिंग डालेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम हेडिंग। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, थोड़ा आप स्केच से लिखिएगा या किसी से थोड़ा मोटे में हेडिंग लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि हेडिंग इज हेडिंग, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, जो भी हेडिंग डालना है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे जब हमें कवि का लिखना होगा तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा लिख देंगे। बस इतना ही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, सिर्फ इतना ही मैं बताऊंगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। अब इसके आगे जो भी आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या डालते हुए चले जाएंगे। तो ऐसे अगर आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखेंगे, पहले इस प्रकार से आपको सब कुछ भरना है, उसके बाद में आपको कॉपी इस प्रकार से लिखना है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो यकीन मानिए कि जितना मैंने नंबर आपको बताया, ठीक है, कि आप 100 में, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे, क्योंकि अब की बार 90 बार। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।